तो अब तक हमने देखा कि दो वेक्टर्स के बीच जो वेक्टर एडिशन हम परफॉर्म करते हैं वो कब करते हैं और क्यों करते हैं, और साथ ही साथ वेक्टर एडिशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज पे हमने बात किया था। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि वेक्टर एडिशन हम कैसे करते हैं, कब करते हैं, और साथ ही साथ हम ये देख लेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। हमारा मेन मुद्दा जो है आज के टॉपिक का वो है कि रिजल्टेंट वेक्टर तो बनता है, ठीक है, वेक्टर एडिशन से, लेकिन उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऑब्जेक्ट मान ले यहां पर है और इस ऑब्जेक्ट पे मान ले दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स तो चलिए इस डायरेक्शन में लेट्स से, और एक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में। हमें यह पता लगाना होगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे डायरेक्शन में होगा, कुछ ऐसे डायरेक्शन में। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। वैसे ये रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे जो ये फोर्स और ये फोर्स, ये दोनों मेन फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं, इन दोनों फोर्सेस के कारण ऑब्जेक्ट तो दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करता, बल्कि ऐसा ये बिहेव करता है जैसे कि इस पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा हो और ये उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में कि ऐसा लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन होता है ये। तो वो जो फोर्स है उसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। दैट मीन ये वाला फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वाला फोर्स, ये दोनों फोर्सेस मिलके हमें एक फोर्स देता है, जिस एक फोर्स को हम कहते हैं नेट फोर्स, या फिर थोड़ा ज्यादा टेक्निकली रिजल्टेंट फोर्स। जनरलाइज्ड वर्जन में हम कहेंगे कि ये वेक्टर और ये वेक्टर मिलके हमें जो वेक्टर दे रहा है वही है रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर हम करते क्या है रिजल्टेंट वेक्टर पता करने के लिए, तो चलिए एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं वही ऑब्जेक्ट। सो यहां पर ये ऑब्जेक्ट और इस पे जो दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूं। तो ये रहा एक फोर्स, इस पे कुछ इस डायरेक्शन में कुछ इतना मैग्नीट्यूड का, और इस पे जो दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा, ये दूसरा फोर्स ये वाला था जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। हम जब वेक्टर एडिशन परफॉर्म करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, यहां पर वेक्टर एडिशन से हम पता करेंगे। तो जो वेक्टर एडिशन हम परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इन दोनों में से, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों में से किसी को आप पहला वेक्टर मान ले, और दूसरे वेक्टर को, चलिए इस वेक्टर को, येलो वाले वेक्टर को हम पहला वेक्टर मान रहे हैं, और दूसरे वाले वेक्टर को हम यहां से शिफ्ट करेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, कुछ ऐसे यहां से हम करेंगे पैरेलली शिफ्ट कि इसका जो टेल है, ये वाला पार्ट इसका टेल है, ये पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ये मैच कर जाए। तो हो गया ये। अब क्या करना होता है हमें कि जहां से हमने शुरुआत किया था, दैट्स मीन ये वाला जो पॉइंट है, पहले वेक्टर का जो फुट है या फिर टेल है, वहां से जो फाइनल वेक्टर है, यहां पर दूसरा वेक्टर जो है ये फाइनल वेक्टर है, तो दूसरा वेक्टर के हेड तक, फाइनल पोजीशन तक हमें आगे बढ़ते हुए एक वेक्टर बनाना है जो कि होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो इस केस में चलिए नाम दे देते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला जो वेक्टर था ये वेक्टर ए, और इसे नाम दे देते हैं वेक्टर बी। तो यहां पर भी वही करें, ये हो गया वेक्टर ए और ये वाला वेक्टर जो था ये वेक्टर बी था, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिला इसे नाम दे देते हैं आर। सो आर ये जो है, इसी आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें पता लगाना है। सो सबसे पहले हम पता लगाएंगे मैग्नीट्यूड। तो देखिए ये वाला जो वेक्टर है, वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड तो गिवन है, आपको बता दिया गया है कि इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ए और बी, और साथ ही साथ ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी बताया गया है। दैट मीन दो फोर्सेस कितने स्ट्रेंथ के हैं ये बता दिया गया है। आपको रिजल्टेंट फोर्स पता लगाना है, और भी यहां पर कुछ गिवन रहेगा। क्या गिवन रहना चाहिए, देखिए ये एक सिस्टम है, ये बी है और ये ए है, तो ऐसे वेक्टर अगर एक्ट करे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। लेकिन वही उतना ही मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर किसी और डायरेक्शन में एक्ट करे तो अब रिजल्टेंट वेक्टर तो उतना नहीं बनेगा। देखिए रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में इतना, इस केस में इतना, तो रिजल्टेंट वेक्टर तो चेंज हो गया। दैट मीन और भी कुछ गिवन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो ये कि दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है ये कितना है, तो ये भी गिवन होना चाहिए। अब आपके पास तीन गिवन चीजें हैं, एक तो ए का मैग्नीट्यूड, दूसरा बी का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच का एंगल।
अब आपको रिजल्टेंट वेक्टर पता लगाना होगा। तो देखिए यहां पर ये एंगल अगर थीटा होगा, मैं क्या करता हूं दूसरे फिगर में, यहां जो वेक्टर ए जिस लाइन में एक्ट कर रहा है उसी को मैं थोड़ा आगे प्रोपगेट कर देता हूं कुछ ऐसे, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं कुछ ऐसे। अब देखिए यहां बी को हमने पैरेलली शिफ्ट किया था, यहां से पैरेलली शिफ्ट किया था ऐसे, तो बी जो यहां पर था ऐसे, ये और ये ऑब्वियसली पैरेलल होता, तो अगर ये एंगल थीटा था तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी थीटा होगा। सो यहां से ये वाला जो एंगल है इसे लिख लेते हैं, ये है थीटा। आप ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखते हैं तो ये एक राइट ट्रायंगल होगा, सो यहां पर 90 डिग्री बनेगा। आप देखिए ये जो लेंथ है, ये ट्रायंगल का जो आर्म है, जो साइड है, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा। और अब अगर हम साइन ऑफ थीटा कंसीडर करेंगे तो ये वाला साइड हम पता कर सकते हैं, कोसाइन ऑफ थीटा से हम ये वाला साइड पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे चलिए देखते हैं। क्यों पता करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जैसे ही हम ये वाला साइड का वैल्यू पता कर लेंगे तो ये जो टोटल लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ होगा यहां से यहां तक ए, और ये जो भी बनेगा उतना, दोनों को जोड़ दिए तो ये वाला जो साइड है ये पता चल गया हमें। और ये वाला अगर साथ ही साथ हमें पता चल जाता है, ये वाला जो लेंथ है ये, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा एक ट्रायंगल है ये भी तो राइट ट्रायंगल है, तो इस राइट ट्रायंगल से ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। अगर ये बेस इसका वैल्यू हमें पता हो और ये इसका वैल्यू हमें पता हो तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हम पता कर सकते हैं। दैट मीन अभी हमारा पहला जो टास्क है वो ये है कि इस ट्रायंगल से हम पता करेंगे ये वाला साइड और ये वाला साइड कितना है। तो चलिए इन दोनों को नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले तो इस वाले पार्ट को यहां से यहां तक इसे नाम दे देते हैं, और ये हो गया मान ले x, और यहां से यहां तक ये वाला जो साइड है परपेंडिकुलर जो है इसे नाम दे देते हैं y। चलिए x कितना होगा देख लेते हैं। सो इस ट्रायंगल में अगर कोसाइन ऑफ थीटा हम कंसीडर करते हैं, सो कोसाइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा होता क्या है, कोसाइन ऑफ थीटा होता है एडजेसेंट, जो कि ये वाला साइड होगा जो कि x है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट जो कि x है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि b, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके लेंथ से डिनोटेड होता है। सो ये जितना मैग्नीट्यूड का होगा उसका लेंथ उतना बड़ा होगा। सो इसका लेंथ जो है उसे हम वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से डिनोट कर सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए मैं ऐसे लिखता हूं। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं x जो है, x ये बराबर हो जाएगा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ थीटा। इसे इस साइड में ट्रांसपोज करके ले जाए तो इसके साथ कोसाइन ऑफ थीटा के साथ ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है y को पता करना। तो y को पता करने के लिए देखिए क्या होगा, अगर हम साइन ऑफ थीटा कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें पता है एक ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है उसका साइन वैल्यू, दैट मीन साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड जो कि y है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो यहां से हम कहेंगे y डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फिर से वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। सो यहां से आगे हम कहेंगे y जो है ये बराबर हो जाएगा b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ थीटा। सो देखिए x और y का वैल्यू हमने पता लगा लिया। कौन कौन से इंफॉर्मेशन से, जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसी से। b तो गिवन था, a भी गिवन था, और साथ ही साथ यहां पर उन दोनों के बीच का एंगल जो था वो भी गिवन था। तो यहां देखिए उन्हीं को हमने यूज किया है। आगे हम क्या करेंगे, r को पता करने के लिए, r जो है इस पूरे ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज है उसे पता करने के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे। जो बेस है उसका स्क्वायर, बेस तो यहां से यहां तक हो जाएगा। अब ये पूरा राइट ट्रायंगल बना ना, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, तो उसका जो बेस होगा वो तो a प्लस x होगा, और उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो y होगा। सो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। सो यहां से हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि लेंथ पता कर रहा है, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमें लेंथ देगा सिर्फ। सो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, हम कह सकते हैं जो बेस है उसका स्क्वायर, तो बेस क्या है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस x, इसका स्क्वायर
प्लस ये जो y है y का स्क्वायर। सो यहां से वैल्यूज पुट करें। सो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस x के लिए ये वाला टर्म, सो वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर, प्लस y के जगह वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर। सो यहां से आगे बढ़ते हैं। सो अब हमें क्या मिलेगा, इसे जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस टर्म। सो सबसे पहले तो वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर, दैट इज b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर इंटू कोसाइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, प्लस इसे इवेल्युएट करें। सो इसे जब इवेल्युएट करेंगे हमें मिलेगा b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर्ड थीटा। आप क्या करें, यहां पर देखिए इन दोनों को अगर एक साथ रखते हैं तो हमें एक बेहतरीन रिलेशन मिलेगा। b का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है इससे अगर कॉमन आउट करते हैं तो हमें मिलेगा ये टर्म प्लस ये टर्म जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। सो यहां से आगे बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो गया a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, इसे कॉमन आउट हमने कर दिया, और ब्रैकेट के अंदर कोसाइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस यहां से देखिए साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। अब यहां से हम आगे कह सकते हैं ये बराबर हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो 1 बन गया, प्लस 2 इंटू a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर वो इस टर्म के बराबर होता है। तो हम यहां से कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसी का स्क्वायर रूट होगा। सो हम यहां से सीधे कह सकते हैं कि ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये स्क्वायर रूट होगा इसी एक्सप्रेशन का। सो इसे कॉपी कर लेते हैं। सो इसी एक्सप्रेशन का हो गया स्क्वायर रूट। आप इसे थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि लिखने में थोड़ा आसानी हो कि आप इसे सेम चीज है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड को जो इतने सारे चीजों से हम डिनोट कर रहे हैं आप सिर्फ a से भी डिनोट कर सकते हैं इसे। सो a सिर्फ a लिखेंगे तो a का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, सो a का स्क्वायर जो कि a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, सो b स्क्वायर जो कि b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो आप ऐसे भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हमें क्या मिल गया, ऐसे इस तरीके से हमें मिल गया जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन तो हमें नहीं मिला। सो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि डायरेक्शन, अब डायरेक्शन तो रिलेटिव टर्म होगा। यहां पर डायरेक्शन किस रेस्पेक्ट में आप पता करेंगे, आपको ये थोड़ी बताया गया है कि ए जो है ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा, ये नहीं कहा गया कि ए ईस्ट के डायरेक्शन में है या फिर साउथ के डायरेक्शन में है या नॉर्थ के डायरेक्शन में है या फिर नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में है, कोई भी डायरेक्शन बताया नहीं गया है। दैट मीन आपको जो डायरेक्शन पता करना है ये रिजल्टेंट वेक्टर का, वो रिलेटिव डायरेक्शन आप पता कर सकते हैं। मतलब ये जो A एक्ट हो रहा है या फिर B एक्ट हो रहा है, इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में है। इसका मतलब अगर आप ये वाला एंगल पता लगा लेते हैं, मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है, तो अल्फा अगर पता लगा लेते हैं तो आप कह सकते हैं कि R का डायरेक्शन हमने पता लगा लिया। हम क्या कहेंगे, R किस डायरेक्शन में है, हम यही कहेंगे कि R वेक्टर A के साथ अल्फा एंगल बना रहा, तो अपने आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन हम समझ जाएंगे। तो ये जो अल्फा है ये पता लगाना होगा। कैसे पता लगाएंगे, ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेंथ है ये हमने पता लगाया है और ये भी हमने पता लगाया है।
दोनों, ये होगा a प्लस एक्स और ये होगा y। सो यहां से हम कह सकते हैं चूंकि ये एक राइट ट्रायंगल है तो हम कहेंगे कि टेंजेंट ऑफ अल्फा जो कि इसके और इसके रेशियो के बराबर होगा, दैट मीन y डिवाइडेड बाय ये वाला जो लेंथ है वो होगा। सो हम अल्फा का वैल्यू इस तरीके से पता लगा सकते हैं। सो हम यहां से ये कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा, सो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, टेंजेंट ऑफ अल्फा क्या होगा यहां पर जो अपोजिट साइड है, डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट, y डिवाइडेड बाय वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है, तो मैं सिर्फ a लिख रहा हूं, प्लस x। a प्लस एक्स जो है ये हमने पता लगाया है, वैसे x का वैल्यू जो है ये है, तो यहां से आप कह सकते हैं कि मैं यहां पर इसे थोड़ा अलग कर देता हूं ताकि समझ में आए। सो यहां से हम कह सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू y के जगह हम कहेंगे p इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस x के जगह हम कहेंगे कि b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा, b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो इस रिलेशन से आगे बढ़ते हुए हम ये भी तो कह सकते हैं, हमें वैसे पता क्या लगाना था, हमें अल्फा का वैल्यू पता लगाना था। सो टेंजेंट ऑफ अल्फा अगर इतना होता है, सो अल्फा कितना होगा, इनवर्स टेंजेंट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो यहां से हम आगे कहेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स टेंजेंट ऑफ b इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। सो इस तरह से हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता कर सकते हैं।